प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बीए पार्ट फर्स्ट के सेमेस्टर सेकंड का जो एग्ज़ाम है 17 अक्टूबर को, उसमें जो बड़े प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, मैंने अलग अलग प्रश्न पत्रों का एनालिसिस किया है। 2022, 2019, 18, 17 और 16, उनमें जो भी प्रश्न पत्र आए हैं उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं जो 2024 के लिए हैं। तो उनमें सबसे पहला प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। उसमें विदेशी यात्रियों के विशेष संदर्भ में या फिर पुरातात्विक स्रोतों के विशेष संदर्भ में या फिर साहित्यिक स्रोतों के विशेष संदर्भ में, अगर इनमें से कोई भी आता है तो आपको तैयार करना है पूरा का पूरा ही प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। यदि विदेशी यात्रियों के विशेष संदर्भ में आता है तो इन सभी को आउटलाइन देते हुए, थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हुए, मूल रूप में जो 3 प्रकार हैं अलग अलग विदेशी यात्रियों की, जिनमें यूनान और रोम के यात्री, चीनी यात्री और अरब यात्री, उनका विस्तार से अलग अलग वृतांत देना है कि उन्होंने किस प्रकार, भले ही उनका यात्रा का उद्देश्य धार्मिक रहा हो, धार्मिक या धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना रहा हो, लेकिन फिर भी उनके अनुभव से उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ यहाँ अनुभव किया, यहाँ के रीति रिवाज हो, यहाँ की संस्कृति हो, तो उसके बारे में जो उन्होंने कुछ लिखा, उससे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद मिलती है। यदि पुरातात्विक स्रोतों के विशेष संदर्भ में पूछा जाता है तो इसके लिए मैंने पहले ही एक बड़ा विस्तार से वीडियो डाला हुआ है। और साहित्यिक स्रोतों के विशेष संदर्भ में यदि पूछा जाता है प्रश्न, तो उस प्रश्न के उत्तर में भी साहित्यिक स्रोतों के 2 अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो कि अध्ययन की दृष्टि से साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य को पुनः अलग अलग 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। और धर्मेत्तर साहित्य को भी अलग अलग जो डिवाइड किया गया है, वो मैंने वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताया है, वो आप अच्छे तरीके से देखना, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो प्रश्न बनता है, आ सकता है, ये आपको तैयार करना चाहिए, वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति पर लेख आ सकता है। तो वैदिक कालीन यदि प्रश्न आता है तो इसमें ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन दोनों का ही आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो जैसे ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति का उत्तर लिखते हैं अपन, तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति में सबसे पहले जो आएगी वो आएंगे राजनीतिक इकाइयाँ, जिसमें जन, पंचजन और 10 राज्य युद्ध, इनके बारे में आपको देना पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो राजा की स्थिति, ये राजा की स्थिति कैसी थी। इसके बाद में तीसरा पॉइंट, जो राजकीय पदाधिकारी कौन कौन से थे जो राजा की सहायता करती थी, जिनमें 3 थे महत्वपूर्ण, पुरोहित, सेनानी और ब्राह्मणी। इसके अलावा एक अन्य कर्मचारी का भी उल्लेख मिलता है, वाज्रपति का। तो वाज्रपति का इतिहासकारों ने अक्सर बताया है कि वाज्रपति हैं वो ग्रामणी का ही दूसरा नाम है। इसके अलावा पुरप जो दुर्गपति होता था, गुप्तचर, स्पष्ट नाम दिया गया है, जो दूत होता था। इसके अलावा सभा और समिति, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। और 5वां जो पॉइंट होगा वो होगा न्याय व्यवस्था। इस प्रकार अलग अलग, चूंकि सभा और समिति का अगर आप बताओगे तो उसमें बताना पड़ेगा आपको कि सभा एक छोटी संस्था थी, समिति बड़ी संस्था थी। सभा में वरिष्ठ जन, कुलीन और श्रेष्ठ ही इसमें भाग ले सकते थे, जबकि समिति में सभी आमजन,
भाग ले सकते थे। सभा और विदत में महिलाएं भाग लेती थी। तो ये ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। और यदि उत्तर वैदिक कालीन जो राजनीतिक स्थिति आएगी तो उसमें भी अलग अलग अपने को देना पड़ेगा पॉइंट के आधार पर। तो उत्तर वैदिक कालीन जो स्थिति आएगी उसमें जनपद और राज्यों की स्थापना, जिसमें अलग अलग जनपदों की स्थापना में कुरु, पांचाल, केकई, मद्र, कांसी, कौशल, कलिंग, अवंती, विदेह, मगध, विदर्भ, अश्मक, इनका अलग अलग देना पड़ेगा आपको वर्णन। इसके अलावा राजा की शक्ति और प्रभाव मंडल में वृद्धि जो हुई थी उस समय उत्तर वैदिक काल में, उसके बारे में देना पड़ेगा। साथ ही अलग अलग दिशाओं के हिसाब से राज्य तय थे, जिसमें मध्य देश का जो जनपद होता था वो राज्य कहलाता था, और वहाँ का जो राजा होता था वो राजा कहलाता था, राज्य का शासक। पश्चिम दिशा में जो जनपद होता था वो स्वराज्य, वहाँ का शासक स्वराट कहलाता था। दक्षिण में जो राज्य होता वो भोज्य कहलाता, और वहाँ का शासक होता वो भोज कहलाता। उत्तर दिशा में जो जनपद होता था वो वैराज्य, और वहाँ का शासक विराट कहलाता था। उस समय शासक वाजपेयी, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ भी करते थे अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए। इसके अलावा राजा की शक्ति और प्रभाव मंडल में वृद्धि दिखाएंगे तो उसमें सभा, समिति और विदत, इसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। साथ ही सभा और समिति को उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद में कहा गया है, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। साथ ही सभा को नरिष्ठ, नरों में श्रेष्ठ कहा गया है। और एक तीसरी संस्था विदत का उल्लेख भी मिलता है, जो मूल रूप में लूट के धन को विभाजित करने के लिए महत्वपूर्ण संस्था थी। साथ ही ये प्राचीनतम संस्था है विदत। विद्वानों की एक परिषद थी जिस पर गंभीर से गंभीर विषयों पर मनन और मंथन किया जाता था। इसके अलावा प्रशासनिक तंत्र में अलग अलग पदाधिकारी, जिनमें रत्निनों के नाम आते हैं। इनमें उत्तर वैदिक काल में 11 अलग अलग रत्नियों का वर्णन कर रखा है, जिसमें पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी या रानी, सूत यानी राजा का सारथी, ग्रामणी, क्षत्रिय या प्रतिहारी। इसके अलावा संग्रहिता जो कोषाध्यक्ष होता था, भागदुग्ध कर संग्रह करने वाला, अक्षवाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी अक्षवाप, और पालागल राजा का मित्र और विदूषक होता था। और उत्तर वैदिक काल में ध्यान रहे नियमित कर की व्यवस्था थी, जो बलि कहलाता था। नियमित कर वसूल किया जाता था। तो ये होती है वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। यदि वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का वर्णन करना पड़े आपको, वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति पूछे तो उसमें भी ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति और उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति दोनों का ही आपको वर्णन करना पड़ेगा। तो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन यदि करते हैं तो उनमें निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। इसमें सामाजिक वर्ग और वाणी व्यवस्था, दूसरा परिवार, जैसे परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, गृहपति कहलाता था। तीसरा विवाह संस्थाएं, ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के विवाह होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठतम थी। महिलाओं की स्थिति किसी प्रकार की कोई कुप्रथा नहीं थी, न दहेज प्रथा थी, न कन्यावध था, न बाल विवाह होता था, न दहेज का प्रचलन था, न बहु विवाह था, ना ही कोई सती का उल्लेख मिला है। इसके अलावा भोजन, वेशभूषा और अलंकरण। वेशभूषा में ध्यान रहे 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, नीवी, वास और अधिवास।
और अगला जो अंतिम बिंदु आता है वो है आमोद प्रमोद। ऐसा कैसा ही उत्तर वैदिक काल में जो है वो वर्णन आ जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक स्थिति थी उसमें भी वही वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, परिवार का स्वरूप, स्त्रियों की स्थिति, इन चीजों के वर्णन के आधार पर ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन यानी वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति या सामाजिक जीवन का वर्णन कर सकते हैं। यदि वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो उसके उत्तर में पॉइंट जो जिन पॉइंटों के आधार पर अपन उत्तर लिख सकते हैं, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और व्यापार, उद्योग धंधे और शिल्प, इनका अलग अलग वर्णन करके इस प्रश्न का उत्तर पूरा अपन लिख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो बनता है अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न ध्यान रखना हर बार रिपीट होता है और इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना। डेफिनेट ये प्रश्न आता है, हर साल प्रश्न ये बनता है, अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। विस्तार से अच्छे तरीके से इस प्रश्न को तैयार कर लेना। यदि आपको लगता है आपके पास मटेरियल नहीं है तो मुझे कमेंट करना, ताकि मैं इसका उत्तर अच्छे तरीके से आपको लिख करके एक अच्छा सा वीडियो डाल सकूं। एग्ज़ाम नज़दीक है इसीलिए आप थोड़ा खुद सिंसियर होकर के पढ़ो, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यदि अशोक का धम्म की विवेचना करनी होती है तो इन बिंदुओं के आधार पर अपन कर सकते हैं। पहले धम्म की परिभाषा लिखनी है अपने को। इसमें भूमिका के आधार पर अशोक का जो धम्म है एक्चुअल में ये एक नैतिक आचार संहिता है कि व्यक्ति को अच्छे तरीके से जीवन कैसे जीना है अपने नैतिक मूल्यों और जीवन मूल्यों के आधार पर। दूसरा बिंदु धम्म का व्यावहारिक रूप, तीसरा धम्म का निषेधात्मक रूप, चौथा धम्म की सर्वव्यापकता, पांचवा कर्म कांड की निस्सारता, छठा धर्म सहिष्णुता एवं सब धर्मों की सारवृद्धि, सातवां धम्म की व्यावहारिक सत्य, आठवां धम्म एक शासी सिद्धांत, अगला पॉइंट धम्म विजय की अवधारणा, और अगला बिंदु है इसमें धम्म एक सामाजिक उत्तरदायित्व, और अंतिम है धम्म का स्वरूप। तो इन 10 बिंदुओं के आधार पर हम अच्छे तरीके से अशोक के धम्म की विवेचना का बड़ा प्रश्न करके आ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है कनिष्क की उपलब्धियां। कनिष्क की उपलब्धियों के अलावा गुप्त काल प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल था। कला, साहित्य और विज्ञान की दृष्टि से समझाइए। भारत पर अरब आक्रमण के कारण ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा नवीन धार्मिक आंदोलन के कारणों की विवेचना, यानी जैनिज्म और बुद्धिज्म जो दो नए धर्म स्थापित हुए थे, दो नए धर्म, तो उनके पीछे क्या कारण रहे हैं। तो नवीन धार्मिक आंदोलनों के पीछे के कारण यह बड़ा प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है पुष्यमित्र सुंग की उपलब्धियां, ये भी तैयार कर लेना। इसके अलावा हर्षवर्धन की उपलब्धियां, इस प्रश्न को भी तैयार करना, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की दिग्विजय के आधार पर यह बताना है कि समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो उसकी अलग अलग विजय थी, आर्यावर्त की विजय, दक्षिणावर्त की विजय, मध्य देश की विजय, आठविक विजय, इसके आधार पर समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जिस प्रकार फ्रांस का सम्राट नेपोलियन अपने जीवन काल की जो उसने 40 लड़ाइयां लड़ी थी उसमें 39वां विजयी हुआ था, वाटरलू की लड़ाई में पराजित हुआ था। ऐसे ही प्राचीन भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त अपने जीवन के अधिकांश युद्धों में विजयी रहा था। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय और राज्य विस्तार की विवेचना, ये 10 प्रश्न हैं जो आपको तैयार करने हैं।
सेकंड सेमेस्टर इतिहास में बड़े प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे, तो ये अलग अलग आराम से विस्तार से मैंने आपको बताए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो ध्यान रख लेना। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको तैयार करने हैं। पहला प्रश्न 2024 सेमेस्टर में बड़ा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों की विवेचना कीजिए। तैयार करना है आपको पूरा का पूरा ही, फिर भी विशेष संदर्भ में, विदेशी यात्रियों के विशेष संदर्भ में आ सकता है। दूसरा प्रश्न वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति का वर्णन करना है। इसके अलावा साथ ही आपको सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति का प्रश्न भी तैयार कर लेना है। तीसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनेगा वो बनता है अशोक के धम्म की विवेचना कीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न तो आपको तैयार करना ही करना है। फिर चौथा प्रश्न बनता है कनिष्क की उपलब्धियां। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण काल था। पांचवा, छठा भारत पर अरब आक्रमण के कारण। सातवां, नवीन धार्मिक आंदोलन के कारणों की विवेचना। पुष्यमित्र सुंग की उपलब्धियां और हर्षवर्धन की उपलब्धियां। इसके अलावा समुद्रगुप्त प्राचीन भारत का नेपोलियन था। और अंतिम जो बना है प्रश्न तैयार करना है गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय और राज्य विस्तार की विवेचना। यदि नहीं भी करते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो प्रश्न करके आने हैं पूरे का पूरा पेपर आएगा, इसमें से मोस्टली प्रश्न बन जाएंगे। मैंने भी एनालिसिस करके किया है, अध्ययन सारा करना है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से इन प्रश्नों पर फोकस रखना। आज तक जैसे प्रश्न पत्र बनते हैं उसके आधार पर एनालिसिस किया है। मोस्टली लगभग इनमें से काफी कुछ आपको मदद मिलेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।